तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में फार्मा लाइफ। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने डी फार्मा सेकेंड ईयर के सिलेबस को, और आज से हम स्टार्ट करेंगे हर एक चैप्टर को धीरे धीरे स्टार्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। तो फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स को आज से हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 से हम आज की ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, और ये चैनल की पहली वीडियो भी है। तो अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप ये जो मैं पीपीटी से पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो नीचे मैंने लिंक दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप इजीली इस पीडीएफ के लिंक से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे एंड एकदम फ्री में आपको मिल जाएगी, कोई भी आपको चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। तो जो पहला चैप्टर है उसका नाम है जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, हिस्ट्री एंड वेरियस एक्ट रिलेटेड टू ड्रग्स एंड फार्मेसी प्रोफेशन। तो देखिए, आप सभी फार्मेसी कर रहे हैं, आपको फर्स्ट ईयर हो चुका है फार्मेसी का, किसी का बहुत बेकार गया होगा, किसी का अच्छा गया होगा, पर अब एक नया मौका है तो उसको शुरुआत कर लेते हैं। तो ये जो पहला चैप्टर है इसके अंदर हम कुछ जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं, लॉ क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो ज़्यादा कोई टफ चैप्टर है नहीं, बहुत ईजी सा और बहुत छोटा सा चैप्टर है, आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं और इसमें कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो चलिए समझा देते हैं। सबसे पहले क्या है, आप वो सबसे पहले ना इस चैप्टर के आप डेफिनेशंस के बारे में यहाँ से पढ़ेंगे। तो डेफिनेशंस को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, तो यहाँ पे अपने आप को साइड कर लेता हूँ, 1 मिनट। तो ठीक है, तो हम बात करते हैं डेफिनेशंस की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले किस चीज़ की डेफिनेशन दे रखी है, यहाँ पे लॉ के बारे में आपको डेफिनेशन बता रखी है। तो लॉ क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है। ठीक है, लॉ क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है, मतलब बहुत सारे रूल्स के सेट होते हैं उसके अंदर, विच डेवलप बाय गवर्नमेंट और अथॉरिटी, वो किसी गवर्नमेंट से या किसी अथॉरिटी से डेवलप किया जाता है। दैट से दैट, और वो क्या हमें बताता है, पीपल मे डू एंड वट मे नॉट टू डू, यानी पीपल्स, हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, ये सब किस में लिखा होता है, लॉ में लिखा होता है। टू प्रोवाइड अ बैलेंस इन सोसाइटी एंड प्रोटेक्ट द सिटीजन। अब ऐसा क्यों होता है कि ये हमें इसलिए बनाया जाता है ना, क्योंकि हम क्या कर सकें, एक बैलेंस बना के चल पाएँ सोसाइटी में, एंड प्रोटेक्ट सिटीजन, और सिटीजन की भलाई में, सिटीजन मतलब नागरिक, तो नागरिकों की ही भलाई के लिए इसको बनाया जाता है। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। चलिए थोड़ा आगे बताते हैं। अब दूसरा जो चीज़ है वो है एथिक्स। एथिक्स के बारे में क्या है, एक तो हमने पढ़ा लॉ के बारे में, लॉ समझ लिया। लॉ क्या होते हैं, एक ऐसे सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो नागरिक के भलाई के लिए ही बनाए जाते हैं, और इसे कौन बनाती है, कोई भी गवर्नमेंट बना सकती है या फिर कोई अलग अथॉरिटी, है ना। यहाँ पे आपने देखा है गवर्नमेंट, इसे कौन कौन बना सकता है, गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज़। तो गवर्नमेंट भी बना सकती है और कोई भी अथॉरिटी हो तो वो भी इस काम को कर सकती है। ठीक है, ज़्यादातर गवर्नमेंट ही बनाती है इसे। जैसे अगर हम अथॉरिटीज़ की बात करें तो क्या है, पीसीआई का नाम आपने सुना होगा, पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, तो वो भी कुछ लॉज बनाती है, वो फार्मेसी से रिलेटेड लॉ बनाती है। तो ऐसे अलग अलग लॉ बनते रहते हैं। तो अगर हम बात करें एथिक्स की, अब आखिर एथिक्स क्या होता है, ये नीचे वाला पेज आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा, ठीक है, तो इस नीचे को ना ऐसे ढक लेता हूँ। तो एथिक्स देखिए, एथिक्स क्या होता है उसका समझिए। एथिक्स आर द प्रिंसिपल दैट गाइड अ पर्सन और सोसाइटी टू डिसाइड व्हाट इज रॉन्ग और राइट एंड बैड और गुड। तो एथिक्स का मतलब सही गलत की पहचान होना। जैसे मान लीजिए आपकी दुकान में कोई आया है और उसने कह दिया है कि भाई मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे 10 रुपये की दवाई चाहिए। तो अब लॉ तो ये कहता है भाई फ्री में क्यों दें, हम पैसों के बदले पैसे मिलने चाहिए, दें। पर एथिक्स यानी अंदर की जो आवाज़ होती है कि सही गलत का पता है, कि अगर कोई सच में बहुत बेचारा है, बहुत गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, तो उसको हम 10 रुपये की अगर दवाई भी देते हैं तो उससे कुछ हमारा कोई घाटा नहीं होगा, बट हाँ उसकी लाइफ थोड़ी तो है ना। तो एथिक्स हमें यही समझाता है कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपको क्या सही लगता है क्या गलत लगता है, वो एथिक्स के अंदर आता है। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, और यहाँ पे अब चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो ये जो स्लाइड है ये हमें इस बारे में बताती है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। लॉ के कुछ जनरल प्रिंसिपल होते हैं, मतलब हम किस तरह से कोई भी लॉ बनाएं। क्या हमारा मन किया कि आज हमें ये काम करना है तो हम लॉ बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके कुछ सिद्धांत होते हैं, किसी सिद्धांत के ऊपर ही लॉ बनते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने सोचा, नींद रात को सपना आया, हमें लगा कि कल से आइसक्रीम पूरे देश में फ्री में बांटी जाए, है ना, तो क्या ऐसा कर सकते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ लॉ के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, आधार होते हैं जिनके ऊपर लॉ बनाए जाते हैं। तो पहला है रूल ऑफ लॉ, यानी जो लॉ बनेगा वो सबके लिए समान होगा, कोई
पीएम है या प्रेसिडेंट है उनके लिए लॉ अलग बन रहे हैं, सिटीजन के लिए लॉ अलग बन रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉ जो बने वो सबके लिए एक समान बने। दूसरा, सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए। अगर आप ही सोचिए सारी पावर एक ही के पास आ गई तो वो क्या क्या करेगा, वो मिसयूज ही करेगा ज़्यादातर। अगर हर बार कोई एक ही हमेशा पावर में रहेगा तो वो उसका दुरुपयोग तो करेगा ही। तो इसीलिए पावर का सेपरेशन होना चाहिए। अगर इंडिया के अंदर भी सेपरेशन ऑफ पावर होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, लेजिस्लेटिव अलग है, जुडिशरी अलग है, और है ना एग्जीक्यूटिव से अलग है। तो ये 3 डिपार्टमेंट हैं। वैसे वो तो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की अलग बात है, पर अगर हम बात करें लॉ की, क्योंकि अभी लॉ की बात कर रहे हैं तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में ये केस भी चल जाएगा, पर ये थोड़ा इंडिया का ब्रॉड हो गया, ठीक है। इसको फार्मेसी से रिलेट मत करना कि आप फार्मेसी में सोचें कि मैंने बताया कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, तो ये सब फार्मेसी के अंदर नहीं है। पर हाँ, ये एक सेपरेशन ऑफ पावर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये पूरे इंडिया के, जैसे आपको पता ही होगा इन सब चीज़ों के बारे में, तो ये पूरे इंडिया के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। खैर, अगर हम बात करें तो सेपरेशन ऑफ पावर, अगर एक के पास पावर नहीं आनी, इसका बेसिक से मतलब इतना ही है। अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की तो है फॉर एवरी रॉन्ग द लॉ शुड बी प्रोवाइड रेमेडी। मतलब जहाँ पे कुछ गलत हुआ है तो वहाँ पे वो गलत ही है, आप कुछ और नहीं कह सकते, उसके लिए कुछ और नहीं कर सकते, है ना। जो गलत है वो गलत है। एक फोर्थ पॉइंट है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज एन एक्सक्यूज। मतलब अगर आप कोई इग्नोर कर रहा है लॉ को तो वो एक्सक्यूज नहीं माना जाएगा, वो गलत ही माना जाएगा। अगर हम बात करें फिफ्थ पॉइंट की तो फिफ्थ पॉइंट हमसे कहता है इंजरी कॉज बाय कॉन्स्टेंट इज नॉट अ कॉज ऑफ एक्शन। अगर मान लीजिए, इसका एग्जाम्पल भी यहीं पर ही दे रखा है, if someone willingly place themselves in a position where harm may be result। अगर किसी ने जानबूझ के अपने आप को ऐसी जगह रख दिया है जहाँ पे हार्म होना ही है। जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा ऑपरेशन आ गया है जहाँ पे 90% तो यही चांस है कि अगर ये ऑपरेशन किया तो पेशेंट की लाइफ जो है वो रिस्क में ही है। तो डॉक्टर इस केस में क्या करते हैं, वो आपसे पहले ही साइन करवा देते हैं कि भाई इसमें आपका रिस्क है, आप कुछ भी होगा वो आपकी जिम्मेदारी है। तो अगर डॉक्टर ऐसा करते हैं और आपने साइन कर दिया और कुछ ऐसा दुर्घटना हो जाती है तो डॉक्टर के पास ये एविडेंस रहेगा कि हमने पेशेंट को बताया था इसमें रिस्क है, तब भी उसने किया। तो इसमें जो गलती होगी, लॉ ये कहता है कि इसमें जो गलती है वो आप ही की है। तो इसलिए आपने भी देखा होगा हर जगह क्या होता है, पहले ही साइन करवा देते हैं जहाँ पे भी रिस्क होता है। अब हम बात करते हैं 6 पॉइंट के बारे में। तो 6 पॉइंट हमसे ये कहता है अ मैन डज नॉट मेक एनी गिल्टी अनलेस एन इंटेंशन फाउंड टू बी कमिट दैट एक्ट। अगर देखिए, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, वो क्या कर रहा है, कोई ऑपरेशन कर रहा है, एंड मान लीजिए उसने क्या किया, किडनी का ऑपरेशन किया, किडनी का ऑपरेशन कर रहा था, उसने आँख निकाल ली मान लीजिए किसी का, और भी कोई ऑर्गन अलग से पेट से ही निकाल लिए, और अगर वो ऑर्गन चुरा रहा है और वो पकड़ा गया है तो अगर ऐसा कोई काम करता है तो वो गिल्टी ही माना जाएगा, है ना। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं 7th पॉइंट के, अ सिंगल ऑफेंड सिंगल पनिशमेंट। अब कोई भी एक गलती कर रहा है तो उसको ऐसा नहीं है कि बार बार उसी गलती पर डांटते रहो, तो ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर कोई एक इंसान एक गलती कर रहा है तो उसे एक ही बार उसकी पनिशमेंट मिलेगी। ऐसा नहीं है कि बार बार आप कहें तूने गलती करी थी ना, तूने उस दिन गलती करी थी तो आज भी पनिशमेंट मिलेगी, और 10 साल बाद मान लो जेल से छुट के आया, तूने वो गलती करी थी ना, फिर उसे दोबारा जेल में भेज दिया। तो ऐसा कोई भी नहीं होता, ठीक है। तो अभी तक ये ना जो लॉ वॉ की बातें चल रही हैं अभी तक इस चैप्टर में, ये अभी बाहर का चल रहा है, अभी फार्मेसी को उतना टच नहीं किया इस चैप्टर ने, ठीक है। और बहुत सिंपल सा चैप्टर है, उसमें आपको कुछ भी नहीं है। इन बस आप क्या करना है, इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में, काफ़ी यूजफुल रहेगा आपके लिए। अब बात करें हम कौन से 7 पॉइंट की, हो गया था 8 पॉइंट की, जस्टिस मस्ट बी डन थ्रू दी हेवन शुड फॉल। मतलब अगर इंसाफ होना है तो इंसाफ होके ही रहना चाहिए, आसमान फट के नीचे आ जाए, कुछ भी हो जाए, पर इंसाफ मिलना बहुत ज़रूरी है। ये पॉइंट ये बताता है। तो अब बात करते हैं 9 पॉइंट की। तो 9 पॉइंट हमसे ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। देखिए, अगर मानिए कोई जज है, वो क्या कर रहा है, वो किसी को इंसाफ दे रहा है, और जो उसके पास आया है ना इंसाफ मांगने, वो उसी का रिश्तेदार है, मान लो उसी का मामा है, तो अब वो अपने मामा को थोड़ी ना जेल में डाल देगा। ऐसा मतलब कोई ईमानदार होगा तो वो तो यही करेगा, और यही करना भी चाहिए। बट ज़्यादातर केसेस में क्या होने वाला है कि वो अब अपना मामा समझेगा, अब भले ही उसने कितना भी बुरा काम किया होगा तो वो क्या करेगा, अपने मामा को ही बचाएगा, क्योंकि परिवार में तो बचाना ही पड़ेगा उसे। तो इसीलिए ऐसे केसेस में ना जजेस को केस ही नहीं मिलता है, पहले ये चेक कर लिया जाता है कि इस जज का इसके साथ कोई रिश्ता तो नहीं है। अगर कोई भी रिलेशन फाइंड होता है तो वो बिल्कुल भी इस जज को वहाँ पे नहीं रखते हैं। कोई भी रिश्तेदार हो, दूर का भी रिश्तेदार हो, तो रिश्तेदार अगर है तो और जज को चेंज करना पड़ता है उस केस में। तो ये यहाँ पे यही बात को इन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो ये पॉइंट, ये स्लाइड भी हमारी ख़त्म हो गई है।
तो अब आगे बात करते हैं हिस्ट्री एंड वेरियस एक्ट रिलेटेड टू ड्रग एंड फार्मेसी प्रोफेशन। अब चलिए हम कुछ हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। अभी तक हमने लॉ समझा, एथिक्स समझा और लॉ किस बेसिस में बनाए जाते हैं, उन सारी चीज़ों को समझ लिया और बहुत ईजी भी था, इसमें कुछ उतना टफ तो था नहीं। खैर, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप हमें बता सकते हैं, और ये हमारी पहली वीडियो है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करना। खैर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री एंड वेरियस एक्ट रिलेटेड टू ड्रग एंड फार्मेसी प्रोसेस। तो हम कुछ हिस्ट्रीज के बारे में और जो भी काम हुआ था फार्मेसी प्रोफेशन में उसके बारे में समझते हैं। इन द एंडिंग ऑफ 19th सेंचुरी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मॉडर्न ड्रग्स स्टार्ट इन इंडिया। अब 19th सेंचुरी के आखिरी में हमारे इंडिया के अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई थी ड्रग्स की। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं इसमें। नेम ऑफ सम कंपनीज स्टार्ट इन बिगनिंग। अब हम कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे जो शुरुआत से ही स्टार्ट हो गई थी इंडिया के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आता है बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स। तो बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल वर्क जो हुई थी, इट वॉज एस्टेब्लिश बाय आचार्य पीसी रॉय। आचार्य पीसी रॉय ने इसे स्टार्ट किया था इंडिया के अंदर 1901 के टाइम पे ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरी कंपनी आई वो 1903 के अंदर आई थी, जो कि एक स्मॉल फैक्ट्री थी, एक बहुत ही ज़्यादा छोटी सी एक स्मॉल सी फैक्ट्री यहाँ पे इंडिया के अंदर आई थी एट पार्ले। एक पार्लेल जगह के अंदर ये आई थी जो मुंबई के अंदर है। ठीक है, आज के टाइम पे वॉज स्टार्टेड बाय प्रोफेसर टी.के. गुज्जर। तो इनके द्वारा इस कंपनी को स्टार्ट किया गया था 1903 में। उसके बाद हमारे आए थे, कौन सी कंपनी आई थी उसके बाद जो हमारी कंपनी आई थी उसका नाम था एलेम्बिक केमिकल वर्क्स, जो बड़ौदा में आई थी। वॉज स्टार्टेड बाय प्रोफेसर टी.के. गुज्जर। जो टी.के. गुज्जर के वजह से स्टार्ट हुई थी, उनने करी थी टी.के. गुज्जर ने और बी.डी. अमीन ने। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर 1907 में इस कंपनी को स्टार्ट किया था। आपने देखा कि टी.के. गुज्जर जो थे उनने 1903 है ना, 1903 में भी कंपनी स्टार्ट करी और उसके साथ 4 साल बाद 1907 में जाके उनने एक और कंपनी स्टार्ट करी अमीन के साथ मिलके। ठीक है, सॉरी, बी.डी. अमीन के साथ मिलकर इन्होंने ये काम किया था। और यहाँ पे आप इनकी फोटोज भी देख सकते हैं। ये फोटो सिल्वर जुबली के टाइम पे ली गई थी और इसमें आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड को पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड है वेरियस एक्ट रिलेटेड टू ड्रग एंड फार्मेसी प्रोफेशन। अब हम कुछ एक्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कौन कौन से एक्ट आए थे इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में। देयर वॉज नो इलेस्ट्रेट कंट्रोल ऑन ड्रग एंड फार्मेसी प्रोफेशन। तो इधर ना इस टाइम पे, शुरुआत के टाइम में ऐसा कुछ ज़्यादा रेगुलेशंस, ज़्यादा कोई कंट्रोल तो था नहीं, ड्रग कैसी भी बने आ रही थी। ऑल थ्रू द ओपियम एक्ट इन 1878 एंड पॉइजन्स एक्ट 1919 वॉज प्रेजेंट। तो देखिए, दो एक्ट तो पहले से ही प्रेजेंट थे। एक तो ओपियम एक्ट था जिसे अफीम कहते हैं, वो उसका एक्ट 1878 से स्टार्ट हो गया था, एंड पॉइजन्स एक्ट भी जो था वो 1919 में स्टार्ट हो गया था, बट वॉज नॉट इफेक्टिव। पर वो उतने ज़्यादा कारगर नहीं थे, उतने ज़्यादा लोग उसको मान नहीं रहे थे, उतने ज़्यादा उस टाइम पे वो इफेक्टिव ही नहीं थे। मतलब थे पर लोग उसका यूज़ ही नहीं कर रहे थे, मतलब बस नाम के थे, एक तरीके से काफ़ी इफेक्टिव नहीं थे। फिर उसके बाद कौन से एक्ट आए इन 1927 काउंसिल ऑफ स्टेट पास अ रेजोल्यूशन दैट गवर्नमेंट शुड टेक लेजिस्लेटिव एफर्ट्स फॉर ड्रग एंड फार्मेसी प्रोफेशन। अब इसमें क्या हुआ, 1927 में काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब जो काउंसिल थी स्टेट की, पास्ट अ रेजोल्यूशन दैट गवर्नमेंट शुड टेक लेजिस्लेटिव एफर्ट्स। तो उन्होंने क्या कहा कि गवर्नमेंट एक लेजिस्लेटिव एफर्ट्स दिखाएगी अपने इस ड्रग के एंड फार्मेसी प्रोफेशन को और सुधारने के लिए। तो ये बात हुई थी इसमें। अब बात करते हैं नेक्स्ट, उसके बाद क्या हुआ। ऑन 11 अगस्त 1930 ड्रग इंश्योरिंग कमेटी DEC was made under the chairmanship of R.N. चोपड़ा। R.N. चोपड़ा के अंडर 11 अगस्त 1930 को ड्रग इंश्योरिंग कमेटी बनाई। इसका काम होता था कि ड्रग को इंश्योर करे कि ये सूटेबल है यूज के लिए या नहीं, तो ये काम इनका होता था। और किसके चेयरमैनशिप के अंदर आया, तो इसको याद रखना, R.N. चोपड़ा के चेयरमैनशिप के अंदर ये आया है। ठीक है, फिर फोर्थ में क्या हुआ, इन 1940 में क्या हुआ, द ड्रग बिल वॉज पास इन लेजिस्लेटिव असेंबली। बिल जब पास होता है इसका मतलब होता है कि लॉ आना है वाला है, तो लॉ बनने से पहले बिल पास किया जाता है, तो वो बात है यहाँ पे। तो ड्रग बिल वॉज पास इन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इन फोर्स इन 1947 में ये फोर्स में भी आ गया था। जब आज़ादी के टाइम पे ये फोर्स में भी आ गया था, मतलब यूज में भी आने वाला था। फिर हम बात करें, इन 1945 द फार्मेसी बिल वॉज इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट
टू रेगुलेट फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। तो 1945 में क्या हुआ था, फार्मेसी बिल पास हो गया था, वॉज इंट्रोड्यूस मतलब इंट्रोड्यूस हो गया था, मतलब पूरे इंडिया के अंदर आ ही गया था, बाय द गवर्नमेंट टू रेगुलेट फार्मेसी एजुकेशन। और ये किस लिए आया था, फार्मेसी की एजुकेशन के लिए, जैसे स्पेशली फॉर डी फार्मा के लिए ज़्यादा स्पेशलाइज कर दिया गया, क्योंकि डी फार्मा का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आपको एक सर्टिफाइड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनाए, है ना। तो बेसिकली डी फार्मा पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं ये पीसीआई वाले, ठीक है। मतलब करते सभी में है, मतलब पूरा इंस्टीट्यूट को देखते हैं, बी फार्मा भी देखते हैं, पर डी फार्मा इनका ज़्यादा मेन रहता है। एंड पास 1948, और ये बिल जब पास हुआ कब हुआ, 1948 में, एस फार्मेसी एक्ट 1948। तो उस एक्ट के बारे में भी आपको पढ़ना है। ये सारे एक्ट में अभी इतना ही पढ़ो, आगे जाके इनमें बहुत अच्छे से पूरे विस्तार से इन सारे एक्ट को पढ़ोगे। अभी थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से ही पढ़ लो, क्योंकि ज़्यादा इधर उधर का पढ़ के भी फायदा नहीं है ना। तो टू द पॉइंट अभी पढ़ लो। जो ये है कि 1948 में हमारा ये जो पहले इसका कब आया, इसका बिल हुआ 1945 में, इसका बिल आया। एंड बिल आने के बाद 1948 में ये फार्मेसी एक्ट लागू हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं 6th पॉइंट के बारे में, द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स, है ना। ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। 1945 में ये आया था, वॉज फॉर्म्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको फॉर्म किया गया था। इट वॉज अ सेट ऑफ रूल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग। ये क्या था, एक सेट ऑफ रूल था, यानी रूल्स का पूरा भंडार था। फॉर मैन्युफैक्चरिंग, कि किस तरह से दवाइयाँ बनेंगी, डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक जगह से दूसरी जगह, एंड सेल्स ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक, ड्रग का किस तरह से सेल होगा, कैसे बिक्री होगी, कोई भी ऐरा गैरा बेच देगा या एक रजिस्टर्ड फार्मेसी होना चाहिए। तो इसके बारे में भी डिस्कस हुआ, और लास्ट में रजिस्टर्ड फार्मेसी के बारे में ही मांग हुई। हर कोई नहीं बेच सकता ना, आपको भी पता होगा, एक सर्टिफाइड फार्मेसी जो रजिस्टर्ड है उसी के द्वारा ये किया जाता है, ठीक है। एंड कॉस्मेटिक इन इंडिया, और जो कॉस्मेटिक के सामान होते हैं उनको भी। क्यों, अब कॉस्मेटिक के सामान इसलिए क्योंकि कॉस्मेटिक भी क्या होता है, डायरेक्टली बॉडी से कनेक्टेड है। मतलब आपने देखा होगा कि फार्मेसी की दुकान में कॉस्मेटिक के सामान भी मिलते हैं, है ना, क्योंकि वो डायरेक्टली यूज में आती हैं। तो अब बात करते हैं हमारे 7th पॉइंट के बारे में। तो 7th पॉइंट है, इन 1948 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ B.N. घोष, तो इनके चेयरमैनशिप के अंदर इंडियन फार्माकोपिया कमेटी वॉज एस्टेब्लिश। तो इनके अंदर क्या हुआ था, इंडियन फार्माकोपिया कमेटी जो हुई थी वो बन गई थी। एंड अंडर दिस कमेटी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज मेड इन 1949, और इसी के अंदर पहले क्या बना, फार्माकोपिया बना। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, फार्माकोपिया एक ऐसी बुक होती है जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं। तो वो बना था हमारा, ठीक है, 1948 में, और उसी के अंदर चल के आई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। और ये कब बनी थी, 1949 के अंदर बनी थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस बात को याद रखना। 7th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 1970 द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर वॉज पास्ड फॉर कंट्रोलिंग द प्राइस ऑफ ड्रग, और 1970 में कि ड्रग के प्राइस क्या हो रहे थे, बहुत हाई हो जा रहे थे, तो उसको एक कंट्रोल में करने के लिए 1970 में ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर वो भी पास कर दिया गया, कि इसके जो दाम हैं उनको क्या करें, एक नियमित रूप से उनको कंट्रोल रखें, ज़्यादा भी ज़्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए दवाई। ज़्यादातर जो दवाइयाँ होती हैं लोग अपने प्रॉफिट के लिए भी कभी कभी उन्हें एक्सपेंसिव कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बस इतना ही था ये चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, और आपको ये चैप्टर कैसा लगा हमें आप प्लीज़ बताना, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी। आई होप आपको हमारा चैनल का ये जो हमारा एम था कि आपको अच्छे से पढ़ाएं, आई होप आपको सब चीज़ समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी हर चीज़ समझ आ गई है तो आप प्लीज़ हमें एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट भी दे सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। आगे भी हम और ऐसी वीडियो लाते रहें, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करना, क्योंकि यही हमारे लिए मोटिवेशन है, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना अगर आपको पसंद आया। तो चलिए, थैंक यू, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।